हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस चैप्टर का सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, द हड़प्पन सिविलाइजेशन चैप्टर नंबर 3। मैं जहाँ तक हमने करा था उसके आगे से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है आज का वो है सोशल डिफ्रेंसीशन। स्टार्ट करते हैं। The Harappan society appears to have been matriarchal in nature. This view is based on the popularity of the mother goddess as indicated by the findings of a large number of terracotta female figurines in Punjab and Sindh region. So बच्चों, अभी जो हमने इससे पहले का चैप्टर पढ़ा है उसमें हमें पता चला है कि काफ़ी एक्सकवेशंस में ऐसी कुछ पिक्चर्स, ऐसी कुछ फिगराइंस मिले हैं टेराकोटा के जो फीमेल फिगराइंस थे, और काफ़ी ज्वेलरी और काफ़ी कुछ उसके साथ मिला है, क्राउन्स वगैरह, जिससे हमें ये पता चलता है कि फ़ीमेल्स को काफ़ी उस समय में माना जाता था और एक तरह से पूजा जाता था। हम ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पन सोसाइटी थी वो हमें मैट्रियार्कल लगती है नेचर में, जहाँ पे फीमेल्स का डोमिनेंस होता है। As Harappan script has not been deciphered till now, we have to satisfy ourselves with this limited information on this issue. और हमें ये भी पता है कि जो लिखित प्रूफ उस टाइम के मिले हैं, हड़प्पन जो स्क्रिप्ट्स हैं वो डेसिफर्ड नहीं हो पाए हैं, उनको हम समझ नहीं पाए हैं अभी तक। तो इसलिए हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है उससे हम इतना ही जान पाए हैं। The Harappan society comprised of people following diverse professions. These included the priests, the warriors, peasants, traders and artisans, जैसे कि masons, weavers, goldsmiths, potters, etc. The structural remains at sites such as Harappa and Lothal show that different types of building that were used at residence by different classes. बच्चों, जो हड़प्पन सोसाइटी है उसमें अलग अलग प्रोफेशन के लोग हमें देखने को मिले हैं, जिसमें प्रीस्ट भी थे, वॉरियर्स भी थे, पेजेंट्स भी थे, ट्रेडर्स भी थे। प्रीस्ट हमारे हो गए जो हमारे पंडित वगैरह होते हैं, वॉरियर्स हमारे लड़ाके हो गए, पेजेंट्स होते हैं जो हमारे किसान होते हैं और जो ऐसे काम करने वाले लोग होते हैं, ट्रेडर्स हमारे व्यापारी हो गए, आर्टिशंस में हमारे मेसन्स भी आ जाएंगे जो घर बनाते हैं, वीवर्स आ जाएंगे जो बुनाई करते हैं, गोल्डस्मिथ्स आ जाएंगे, पॉटर्स आ जाएंगे जो हमारे बर्तन वगैरह बनाते हैं, आभूषण वगैरह बनाते हैं, ये सब इसमें आ जाएंगे। द स्ट्रक्चरल रिमेन्स, और जो लोथल और हड़प्पा साइट से जो हमें रिमेन्स मिले हैं, जिसमें हमें डिफरेंट बिल्डिंग्स देखने को मिलती हैं अलग अलग टाइप्स की, जिसमें हमने बात की थी कि कुछ तो हमें बहुत ही वाइड स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं और कुछ हमें वन रूम सेट्स भी देखने को उस टाइम पे मिलते हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि डिफरेंट क्लासेस उस सिविलाइजेशन में होती थी। और ये जो प्रेजेंस है क्लास की, तो इससे पता चलता है कि जो हड़प्पन ग्रेनरी जो हमने देखी थी उसके पास जो वर्कमैन क्वार्टर्स थे वो ये प्रूव करते हैं कि वर्कमैन क्लास भी उस टाइम पे होती थी। Similarly, the workshops and houses meant for coppersmiths and bead makers have been discovered at Lothal. In fact, we can say that those who lived in larger houses belonged to the rich class, whereas those living in the barracks, like workmen quarters, were from the class of laborers. So, हमें लोथल जो साइड है उसमें ऐसे भी वर्कशॉप्स और हाउसेस देखने को मिले हैं जो कॉपर स्मिथ्स और बीड मेकर्स से रिलेटेड थे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बड़े बड़े घरों में रहते थे वो रिच क्लास से बिलोंग करते थे, और जो ब्रैक्स और छोटे क्वार्टर्स में रहते थे, वर्कमैन क्वार्टर्स में, वो लेबर क्लास से बिलोंग करते थे। Our limited knowledge about their dress styles comes from the terracotta figurines and some stone sculptures of the period. Men are mostly shown wearing a dress wrapped around the lower half of the body, with one end worn over the left shoulder and under the right arm. The other garment was a skirt-like dress to cover the lower portion. अभी तक हमारे पास जो लिमिटेड नॉलेज है उनके ड्रेसेस से लेके वो हमें कहाँ से मिली है, जो हमें स्टोन स्कल्पचर्स और टेराकोटा फिगराइंस एक्सकेवेशन में मिले हैं उनसे, जिसमें जो मेंस हैं वो ज़्यादातर जो हमें दिखे हैं वो ऐसे दिखे हैं कि जो उनकी लोअर बॉडी होती है वो रैप्ड होती है एक कपड़े से जो उनके शोल्डर तक आ रहा होता है और राइट आर्म के अंडर तक आ रहा होता है, और दूसरा जो गारमेंट होता है वो स्कर्ट लाइक ड्रेस होती है जो उनका लोअर पोर्शन कवर करता है।
They used cotton and woolen clothes. A piece of woven cloth has been found at Mohenjo-daro. Spindles and needles discovered at many sites attest to practice of spinning and weaving. और मोहनजोदाड़ो साइट से हमें एक वोवन क्लॉथ का फैब्रिक भी मिला है, जिससे ही पता चलता है कि उस टाइम पे वीविंग और स्पिनिंग भी की जाती थी, क्योंकि काफ़ी साइड से हमें नीडल्स और स्पिंडल्स भी मिले हैं। हड़प्पन पीपल लव टू डेकोरेट देमसेल्व्स। हेयर ड्रेसिंग बाय बोथ men and women is evident from figurines found at different sites. The men as well as women arranged their hair in different styles. The people were also fond of ornaments. These mainly included necklace, armlets, earring, beads, bangles used by both the sexes. Uh, Rich people appear to have used the ornaments of gold, silver, and semi-precious stones, while the poor satisfied themselves with those of terracotta. सो बच्चों, यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि जो हड़प्पन पीपल थे उनको खुद को डेकोरेट करना बहुत पसंद था। अगर हम जो फिगराइंस हमें मिले हैं उसमें जो हेयर ड्रेसिंग है मेन की भी और वेमेन की भी, उससे ये एविडेंट है अलग अलग साइट्स पे कि उनको डेकोरेशन करना अपने सेल्फ की बहुत ज़्यादा पसंद था। जो मेन थे एज़ वेल एज़ जो विमेन थी वो अपने हेयर को एक डिफरेंट स्टाइल में अरेंज करते थे, और ऑर्नामेंट्स भी काफ़ी उन लोगों को पसंद थे, क्योंकि जितनी फिगराइंस हमें मिले उसमें हमें ऑर्नामेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें नेकलेस होते थे, आमलेट्स होती थी, इयर रिंग्स, बीड्स, बैंगल्स, ये सब होता था, जो दोनों ही सेक्सेस जो थे मेल और फीमेल यूज़ करते थे। और ये देखने को मिला है कि जो रिच पीपल थे उनके साथ तो हमें ऑर्नामेंट जो मिले हैं वो गोल्ड, सिल्वर और जो प्रेशियस स्टोन्स होते हैं उसके मिले हैं। वहीं अगर हम पुअर लोगों की बात करें तो वहाँ पे टेराकोटा हमें देखने को मिलता है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस पे। Our knowledge on the religious beliefs and practices of the Harappans is largely based on the Harappan seals and terracotta figurines available to us. The Harappan religion is normally termed as animism, that means worship of trees and stones, etc. सो बच्चों, हमारा जो जितनी नॉलेज है उनके रिलीजियस बिलीव्स और प्रैक्टिसेस के बारे में, वो जितनी भी हमें सील्स और टेराकोटा फिगराइंस मिली हैं उसी के बेसिस पे है। और हड़प्पन रिलीजन जो है उसे एनिमिज्म कहा जाता है, जिसमें हम पेड़ और पत्थरों की पूजा करते हैं। A large number of terracotta figurines discovered at the Harappan site have been associated with the worship of Mother Goddess. और जितनी भी हमें टेराकोटा फिगराइंस जो ज़्यादातर मिली हैं हड़प्पन साइट्स पर, उससे यही माना जाता है कि वो मदर गॉडेस की वर्शिप करते थे, पूजा करते थे। मैनी ऑफ दीज रिप्रेजेंट फीमेल्स adorned with a white girdle, loin cloth and necklaces. They wear a fan-shaped headdress. In some cases, the female is shown with an infant, while there is one that shows a plant growing out of the uterus of a woman. The latter type probably symbolizes the goddess of earth. There are many scholars who refer to the worshipping of linga and yoni, phallus and female sex organs by the Harappans, but some are doubtful about it. सो जितने भी ये फिगराइंस हमें देखने को मिलते हैं उसमें हमें अलग अलग फीमेल्स दिखती हैं, जिसमें मतलब उनकी बॉडी पे क्लॉथ है, नेकलेसेस हैं, गर्डल है, और उनके सर पे एक फैन शेप हेड ड्रेस है। कुछ केसेस में क्या है कि फ़ीमेल के साथ इन्फेंट भी है, और कुछ केसेस में उनके यूट्रस में से प्लांट ग्रो हो रहा है। तो ये माना जाता है, लोग मतलब जो सिंबलाइज़ किया गया है कि ये गॉडेस ऑफ अर्थ हो सकती है। ठीक है, कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो हड़प्पन पीपल थे वो लिंगा और योनि को वर्शिप करते थे, लेकिन कुछ ये अभी डिबेटेबल इशू है, इस पर कंफर्मेशन कुछ ऐसी आई नहीं है। Harappan believes in a male deity is evident by the seal depicting a deity with a buffalo horn headdress sitting in a yogic posture and surrounded by animals. सो हड़प्पन्स का बिलीव एक मेल डाइटी में भी समझ आता है, जो हमें देखने को मिला है। एक सील है जिसमें ये दिखाया गया है, एक डाइटी है, बफेलो हॉर्न ड्रेस उसने पहनी हुई है, और एक योगिक पोस्चर में वो बैठा है, और उसके आसपास काफ़ी एनिमल्स हैं। इसके बारे में हमने इस सील के बारे में पहले भी पढ़ा था। मैनी स्कॉलर्स आइडेंटिफाई हिम एज गॉड पशुपति। काफ़ी स्कॉलर्स ने ये माना है कि जो सील है ये गॉड पशुपति की है, और जो लॉर्ड ऑफ बीस जिन्हें कहते हैं, जो एक शिवा का ही एक दूसरा फॉर्म है। लेकिन काफ़ी स्कॉलर जो है इस बात को डिस्प्यूट करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, गॉड पशुपति नहीं है।
In another instance, a deity is shown with horns and flowing hair standing nude between the branches of a peepal tree and a worshipper is kneeling in front. So एक दूसरी उसमें हमें देखने को मिलता है एक डाइटी है जिसके सर पे हॉर्न्स हैं, सींग हैं, उसके बाल जो हैं वो लहरा रहे हैं और वो न्यूड खड़ा है बिटवीन पीपल ट्री की ब्रांचेस के बीच में खड़ा है और जो वर्शिपर है वो उसके आगे नील कर रहा है, मतलब कि सर झुका रहा है. इट मे रिप्रेजेंट It may represent tree worship. Animal worship also appears to be popular among the Hadappans. So ये हमें दिखाती है कि ये ट्री वर्शिपिंग उस टाइम पे होती थी और एनिमल वर्शिप भी हमें कहीं कहीं देखने को मिलती है हड़प्पन पीपल्स में. The evidence of fire worship has also been found at some sites such as Kalibangan and Lothal. At Kalibangan, a series of raised brick platforms with pits containing ash and animal bones have been discovered. These are identified by many scholars as fire altars. सो फायर वर्शिप का भी वहाँ पे कभी हमें थोड़े से प्रूफ देखने को मिले हैं जहाँ पे कुछ ऐसी साइट्स हैं जैसे कि कालीबंगन है, लोथल है. कालीबंगन में हमें कुछ ऐसी सीरीज़ देखने को मिली जिसमें रेज ब्रिक प्लेटफॉर्म से जिसके बीच में गड्ढे थे जिसमें हमें ऐश और एनिमल बोन्स मिली हैं. तो इससे समझ आता है कि ये फायर ऑल्टर्स थे जहाँ पे हमें लाइक कहते हैं ना बली वली चढ़ाई जाती है, उस तरह का वहाँ पे काम होता था. This also shows that Hadappans living in different areas followed different religious practices as there is no evidence of fire pits at Hadappa और मोहनजोदारो. तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो हड़प्पन पीपल थे जो अलग अलग साइट्स पे थे उनकी अलग अलग प्रैक्टिसेस थी क्योंकि ये फायर पिट्स हमें हड़प्पा और मोहनजोदारो में कहीं भी देखने को नहीं मिलती हैं. The burial practices and the ritual related with them have been very important aspect of religion in any culture. However, in this context, Harappan sites have not yielded any monuments such as pyramids of Egypt or the royal cemetery at Ur in Mesopotamia. Dead bodies were generally rested in north-south direction with their head towards north and the feet towards south. So बच्चों जो बरियल प्रैक्टिसेस थी और रिचुअल्स थे हड़प्पन पीपल के बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी रिलीजन के का उस किसी भी कल्चर में. तो अगर हड़प्पन साइट्स की बात की जाए तो कोई भी ऐसा मॉन्यूमेंट हमें देखने को नहीं मिलता है जो सिमेट्री हो या पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट हैं जैसे और रॉयल सिमेट्री है मेसोपोटामिया में. डेड बॉडीज़ जो होती थी उनको जनरली इस तरह से दफनाया जाता था कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में उनका हेड रहे और नॉर्थ टूवर्ड्स मतलब नॉर्थ में उनका सर हो और हेड उनके साउथ में हो. द डेड वर बरीड विद अ वेरिंग नंबर ऑफ अर्दन पॉट्स. और जो ये डेड्स को जो दफनाते थे उनके साथ वो अर्दन पॉट जो मटके होते हैं उस टाइप के पॉट्स वो रखते थे. कुछ ग्रेव्स में जो डेड्स हैं उनके साथ कुछ सामान जैसे बैंगल्स, बीड्स, कॉपर मिरर ये सब भी मिला है. ये इंडिकेट करता है कि हड़प्पन जो थे वो लाइफ आफ्टर डेथ में बिलीव करते थे कि मौत के बाद भी ज़िंदगी है. और लोथल में 3 जॉइंट्स और डबल बरियल मतलब ऐसे कुछ हमें साइट्स मिली हैं जहाँ पे मेल और फीमेल बॉडीज़ को साथ में बरी किया गया था. कालीबंगन हैज़ yielded evidence of a symbolic burial along that is a burial which contains pots but no bones or skeleton. These different practices in different regions of Harappan civilization may reflect diversity in religious beliefs. So कालीबंगन में हमें ऐसे भी एविडेंस मिले हैं जो सिम्बॉलिक बरियल है मतलब कि एक्चुअल बरियल वहाँ पे नहीं हुआ है जहाँ पे कोई बोन्स और स्केलेटन नहीं है बट अर्दन पॉट्स हैं. ठीक है. तो इससे हमें ये समझ आता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वहाँ पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग प्रैक्टिसेस होती थी और अलग अलग उनके रिलीजियस बिलीफ्स थे. अब है द स्क्रिप्ट. The Hadappans were literate people. Hadappan seals are engraved with various signs or characters. Recent studies suggest that the Hadappan script consists of about 400 signs and that it was written from right to left. However, the script has not been deciphered as yet. It is believed that they used ideograms, a graphic symbol or character to convey the idea directly. We do not know the language they spoke, though scholars believe they spoke Brahui, a dialect used by Baluchi people in Pakistan today. However, further research alone can unveil the mystery and enable us to know more about Harappan script.
सो बच्चों, जैसे कि हम कई बार इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो हड़प्पन स्क्रिप्ट्स हैं, एक्चुअली वो अभी तक डिसिफर्ड हो ही नहीं पाई हैं। हम समझ ही नहीं पाए कि उनमें क्या लिखा है, वो लैंग्वेज अभी तक लोगों को समझ ही नहीं आई है। लेकिन हाँ, हमें ये पता है कि जो हड़प्पन पीपल थे वो लिटरेट लोग थे, उनकी काफ़ी सील्स हमें मिलती हैं, काफ़ी साइंस और कैरेक्टर्स हैं उनके, ठीक है। और रिसेंट स्टडीज़ से पता चला है कि हड़प्पन स्क्रिप्ट में जो साइंस हैं वो 400 साइंस हैं, और जो राइट टू लेफ़्ट में लिखे जाते थे, ठीक है। और लेकिन क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, स्क्रिप्ट अभी तक डेसिफर्ड हो ही नहीं पाई है, उसे अनकोड किया ही नहीं गया है, तो ये माना जाता है कि जो हड़प्पन थे वो आइडियोग्राम्स यूज़ करते थे, मतलब ग्राफिक सिम्बल्स यूज़ करते थे अपना आइडिया जो है उसको कन्वे करने के लिए। हमें पता ही नहीं है कि वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, बट स्कॉलर्स ये मानते हैं कि वो ब्रहुई लैंग्वेज बोलते थे। ये एक डायलेक्ट है जो बलूची लोग यूज़ करते हैं पाकिस्तान में। लेकिन अभी जब इस पे आगे रिसर्च होगी तभी ये मिस्ट्री खुल पाएगी और हम जान पाएंगे कि हड़प्पन स्क्रिप्ट्स के अंदर एक्चुअली क्या है। उससे हम हड़प्पन लोगों के बारे में और अच्छे से जान पाएंगे। अब है डिक्लाइन ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। The Harappan civilization flourished till 1900 BC. The period following this is marked by the beginning of the post-urban phase, that is late Harappan phase. So बच्चों, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 1900 BC तक बड़े अच्छे से फ्लरिश हुई, बढ़ी, ठीक है। इस द पीरियड फॉलोइंग दिस, इसके बाद का जो पीरियड है उसको हम पोस्ट अर्बन फेज़ कहते हैं। जो पोस्ट अर्बन फेज़ की जो एक बिगिनिंग थी, ठीक है, और लेट हड़प्पन फेज़ भी हम उसे कहते हैं। दिस फेज़ वॉज characterized by a gradual disappearance of the major traits such as town planning, art of writing, uniformity in weights, measures, homogeneity in pottery designs, etc. So इसमें क्या हुआ बच्चों, ये वाला जो लेट हड़प्पन फेज था, इसमें जो उनके जो मेन अर्बन ट्रेट्स थे वो ख़त्म होने लगे। जैसे कि टाउन प्लानिंग ख़त्म हो गया, आर्ट ऑफ राइटिंग का दिखना बंद हो गया, वेट्स में यूनिफॉर्मिटी दिखनी बंद हो गई, होमोजेनिटी जो पॉटरी में उनकी आती थी वो ख़त्म हो गई। द रिग्रेशन कवर्ड अ पीरियड फ्रॉम 1900 BC टू 1400 BC, ठीक है। इस टाइम तक ये रिग्रेशन रहा, और जो उनका सेटलमेंट एरिया था वो भी छोटा होता गया, श्रिंकेज होता गया उसका। फॉर इंस्टेंस, मोहनजोदाड़ो वॉज रिड्यूस टू अ स्मॉल सेटलमेंट ऑफ 3 हेक्टेयर्स फ्रॉम द ओरिजिनल 85 हेक्टेयर्स टूवर्ड द एंड ऑफ लेट फेज। सो जो मोहनजोदाड़ो उनकी इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट थी जो 85 हेक्टेयर्स में फैली हुई थी, वो सिर्फ 3 हेक्टेयर्स में ही सिमट गई। द पॉपुलेशन अपेयर्स टू हैव शिफ्टेड टू अदर एरियाज़, और पॉपुलेशन जो थी वहाँ से निकलने के लिए दूसरे एरियाज़ में शिफ्ट होने लगी। इट इज़ इंडिकेटेड by the large number of new settlements in the outlying areas of Gujarat, East Punjab, Haryana and Upper Doab during the later Harappan period। और नई सेटलमेंट्स जो हैं वो आने लगी जो आउटलाइनिंग एरियाज़ थे गुजरात, ईस्ट पंजाब, हरियाणा और अपर दोआब के, वहाँ पे। You may be wondering how the Harappan civilization came to an end. Well, scholars put forward many theories in this regard. So अब आप ये सोच रहे होंगे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म कैसे हो गई। तो अब स्कॉलर्स ने इसके ऊपर भी कुछ थ्योरीज बताई हैं, हम वो जानते हैं। It is suggested by some scholars that natural calamities such as floods and earthquakes might have caused the decline of the civilization. It is believed that earthquakes might have raised the level of the floodplains of the lower coast of Indus River. It blocked the passage of the river water to the sea and resulted in the floods which might have swallowed the city of Mohenjo-daro. However, this only explains the decline of Mohenjo-daro and not of the whole civilization. So बच्चों, कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो नेचुरल कैलमिटीज़ होती हैं जैसे कि बाढ़ है, अर्थक्वेक्स हैं, तो इसकी वजह से जो है ये हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है इसका डिक्लाइन हुआ। ये कहा जाता है कि अर्थक्वेक्स उस टाइम पे बढ़ गए होंगे जिसकी वजह से जो लेवल है फ्लड प्लेन्स का वो रेज़ हो गया होगा, एंड उसकी वजह से जो है रिवर वाटर है उसका पैसेज ब्लॉक हुआ सी में जाने से, और जिसकी वजह से फ्लड्स आए, ठीक है। और जिसकी वजह से पूरी जो मोहनजोदारो सिटी है वो सॉलो हो गई, मतलब कि निगल गया पानी उसे। बट अगर इस बात को हम माने तो ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है डिक्लाइन ऑफ मोहनजोदारो, पूरी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन ये रीज़न नहीं हो सकता। Increased aridity and drying up the river of Ghaggar Harka on account of the changes in river courses, according to some scholars, might have contributed to the decline. This story states that there was an increase in arid condition by around 2000 BC. This might have affected agriculture production and led to the decline.
सो बच्चों सेकंड रीज़न ये हो सकता है कि जो उस टाइम पे ना सूखा, जैसे कहते हैं ना सूखा पड़ जाना, तो इंक्रीज़ एरिडिटी, मतलब कि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस, सूखा पड़ गया हो और रिवर्स वगैरह सूख गए होंगे, जिसकी वजह से रिवर कोर्सेज में बदलाव आए, और कुछ स्कॉलर ये मानते हैं कि इसकी वजह से जो है सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। ये स्टोरी जो है, ये थ्योरी जो है, ये भी स्टेट करती है कि एरिड कंडीशन, जो सूखे की कंडीशन थी, अगर वो बड़ी थी 2000 बीसी के आसपास, तो इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो अफेक्ट हुआ होगा, और उसकी वजह से डिक्लाइन हुआ होगा हमारा पूरा ही ये सिविलाइजेशन। थर्ड पॉइंट इसमें ये आता है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी भी इसमें रखी जाती है डिक्लाइन के लिए, कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी वो आर्यंस द्वारा डिस्ट्रॉय की गई थी जब वो इंडिया आए थे नॉर्थ वेस्ट साइड से 1500 बीसी में। बट अगर इसको क्लोजली अगर देखा जाए तो ये वाला जो क्रिटिकल एनालिसिस जब इसका हुआ, तो इस थ्योरी को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया गया है। इसका इस हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन से कोई वास्ता नहीं बताया जाता। Thus, there is no single cause that can explain the decline of the civilization in totality. At the maximum, these can explain the decay of certain sites or areas only. Hence, each theory has met with criticism. Nevertheless, the archaeological evidence indicates that the Harappan civilization did not collapse all of a sudden, but declined gradually and ultimately merged with other local cultures. So, कोई भी ऐसा सिंगल कॉज हमारे पास नहीं है जो ये बताए कि किस तरीके से पूरी ही सिविलाइजेशन का अंत हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा ये जो रीज़न्स हैं ये बता सकते हैं कि कुछ सर्टेन साइट्स कैसे ख़त्म हुई, बट पूरी जो सिविलाइजेशन है वो इनके द्वारा ख़त्म नहीं हो सकती। तो इसीलिए हर थ्योरी का अलग अलग क्रिटिसिज्म है, इनको क्रिटिसाइज़ किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें, आर्कियोलॉजिकल इंडिकेट जो है वो कहते हैं कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो एकदम से ख़त्म नहीं हुई है, बट उसका डिक्लाइन ग्रेजुअली हुआ है, और अल्टीमेटली जो थोड़ा बहुत जो लोग रह गए थे वो दूसरे लोकल कल्चर्स के साथ मर्ज हो गए। कैलकोलिथिक कम्युनिटीज़ ऑफ नॉन हड़प्पन इंडिया, मेजर कैलकोलिथिक कल्चर्स एंड देयर चीफ साइट्स। सो बच्चों, अब हम बात करेंगे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के साथ साथ जो कुछ कैलकोलिथिक कम्युनिटीज़ चल रही थी उनके बारे में। तो अब यहाँ हम देखेंगे मेजर कैलकोलिथिक कल्चर्स और उनकी चीफ साइट्स कहाँ कहाँ थी। सो बच्चों, जब हम बात करते हैं नॉन हड़प्पन कैलकोलिथिक कल्चर्स की, तो मेनली जो पाए जाते थे वेस्टर्न इंडिया और डेक्कन में पाए जाते थे, जिसमें राजस्थान का बानस कल्चर आता है जो 2600 बीसी से 1900 बीसी तक था। आहर जो उदयपुर में है और गिलुन इसकी की साइट्स हुआ करती थी। इसके बाद है कायत कल्चर जो कायत चंबल में है, वो इसकी मेन साइट होती थी मध्य प्रदेश में। इसके बाद मालवा कल्चर है जो 1700 बीसी से 1400 बीसी था, जो नव दतोली वेस्टर्न मध्य प्रदेश में इसकी इंपॉर्टेंट साइट थी। इसके बाद है जोरवे कल्चर जो 1400 बीसी से 700 बीसी था, जो हमें इनाम गांव चंदोली पुणे महाराष्ट्र में देखने को जिसकी चीफ साइट्स मिलती हैं। इसके अलावा हमें कैलकोलिथिक कल्चर्स के एविडेंस ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से भी मिले हैं। It may be noted that non-Harappan Chalcolithic cultures, though flourished in different regions, they were marked by basic uniformity in various aspects such as their mud structures, farming and hunting activities, use of wheel-made pottery, etc. सो बच्चों, ये जो नॉन हड़प्पन कैलकोलिथिक कल्चर्स थे ये अलग अलग रीजन में चाहे फ्लरिश हुए हों, बट इनके अंदर कुछ बेसिक यूनिफॉर्मिटी हमें देखने को मिलती थी। जैसे कि इनके मड स्ट्रक्चर्स जो थे, फार्मिंग और हंटिंग की एक्टिविटीज़ में सिमिलैरिटी थी, और सभी जगह व्हील मेड पॉटरी बनाई जाती, मतलब व्हील द्वारा जो पॉटरी होती थी वो बनाई जाती थी। द पॉटरी ऑफ दीज कैलकोलिथिक कल्चर्स इंक्लूड ऑक्रे कलर्ड पॉटरी, OCP जिसे हम कहते हैं, ब्लैक एंड रेड वेयर, and has been found in the shape of various kinds of bowls, basins, powdered jars with concave neck, dishes on stand, etc. सो जो इनके अंदर पॉटरी होती थी उसमें भी काफ़ी सिमिलैरिटी थी। यहीं सभी जगह यहाँ पे ऑकर कलर्ड जो पॉटरी होती है वो देखने को मिलती थी। ब्लैक और रेड वेयर जो बर्तन होते थे वो देखने को मिलते थे। कॉन्क्लेव शेप होती थी सबकी, घुमावदार बाउल्स, बेसिन्स, पाउडर जार जो यहाँ से पाए गए हैं। तो काफ़ी सिमिलैरिटीज़ इन कैलकोलिथिक कल्चर्स में उस टाइम पे थी, हालांकि ये बिल्कुल अलग अलग रीजन्स में बढ़ रहे थे। इसके बाद है टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स। The Chalcolithic cultures are characterized by the use of tools made of copper as well as stone. They use chalcedony, curd, etc. for making stone tools. The major tools used were long parallel side blades, pen knives, lunades, triangle, trapezes. Some of the blade tools were used in agriculture. Main copper objects used include flax axes, arrowheads, spearheads, chisels, fish hooks,
swords, blades, bangles, rings, and beads. Beads made of carnelian, jasper, chalcedony, agate, shell, etc. frequently occur in excavation. In this context, the findings from Daimabad Hoard are noteworthy. The discovery include bronze rhinoceros, elephant, uh, two-wheel chariot with a rider and a buffalo. These are massive and weigh over 60 kilograms. From Kayath, Chambal Valley, also copper objects with sharp cutting edges have been recovered. These reflect the skills of the craftsmen of that period. सो बच्चों ये हमने पहले भी पढ़ा था हमारे फर्स्ट सेकंड चैप्टर्स में कि जो कैलकुलिथिक एज थी उसे हम कैलकुलिथिक क्यों कहते हैं, क्योंकि कैलको मीन्स कॉपर एंड लिथिक मीन्स फेस. सो कॉपर का फेस. सो बच्चों हमें ये पता है कि जो कैलकुलिथिक पीपल थे वो कॉपर और स्टोन का ही यूज़ करते थे अपने टूल्स वगैरह बनाने के लिए. तो यहाँ पे भी हमें एक्सकेवेशन में यही देखने को मिला कि जितने भी टूल्स वगैरह थे, जितना भी उनके चीज़ें एग्रीकल्चर में यूज़ होती थी और हंटिंग में यूज़ होती थी, सब यहाँ से हमें सारे एविडेंस मिलते हैं. खासकर एक फाइंडिंग यहाँ पे इन्होंने बताई है दाइमाबाद की जो बहुत ही नोटवर्दी है, जहाँ पे कुछ ऐसे हमें चीज़ें मिली हैं, ऐसे एविडेंस मिले हैं जिससे पता चलता है कि उनकी क्राफ्टमैनशिप स्किल्स बहुत ही अच्छी थी. जैसे वहाँ से ब्रॉन्ज का राइनोसोरस मिला है, एलिफेंट मिला है, टू व्हील चैरिट मिली है जिसमें राइडर भी है और बफलो भी है, और ये बड़े बड़े होते थे, 60 किलोग्राम्स के आसपास होते थे. ऑल्सो जो इनका कायथ कल्चर था वहाँ चंबल वैली में, वहाँ से कुछ ऐसे कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जो शार्प कटिंग एजेस वाले थे. तो उससे पता चलता है कि इनकी जो क्राफ्टमैनशिप स्किल्स थी वो बहुत ही अच्छी थी. इसके बाद आती है सब्सिस्टेंस इकोनॉमी. The people of these settlements subsisted on agriculture and cattle rearing. However, they also practiced hunting and fishing. The main crops of the period include rice, barley, lentils, wheat, jowar, coarse gram, pea, green gram, etc. It is to be noted that the major part of this culture flourished in the zone of black soil, useful mainly for growing cotton. सो बच्चों ये वाली जो सेटलमेंट्स थी ये ज़्यादातर जो डिपेंडेंट थी वो एग्रीकल्चर और कैटल रेयरिंग पे ही थी. और हालांकि ये हंटिंग और फिशिंग भी करते थे. इनकी जो मेन क्रॉप्स थी वो राइस, बार्ले, लेंटिल्स, वीट, ज्वार, मतलब कि चावल, दालें, गेहूँ, ज्वार, चना, मटर, तो ये सारी जो थी इनकी मेन क्रॉप्स थी. ठीक है. और इनका जो मेजर पार्ट थे इस कल्चर के वो ब्लैक सॉइल में फ्लरिश हुए, जो हम कॉटन कल्टीवेशन के लिए जिसको अच्छा मानते हैं. Skeletal remains from the site suggest the presence of domesticated and wild animals in these cultures. The important domesticated animals were cattle, sheep, goat, dog, pig, horse, etc. The wild animals included black buck, antelope, nilgai, barasingha, sambar, cheetah, wild buffalo, and one-horned rhino. The bones of fish and waterfowl, turtle, and rodents were also discovered. इस साइट पे जो बच्चों स्केलेटल रिमेन्स मिले हैं उससे पता चलता है कि इस टाइम पे जानवरों को भी पाला जाता था और वाइल्ड एनिमल्स भी इस कल्चर में मिलते हैं देखने को. इम्पॉर्टेंट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो उस टाइम पे होते थे वो होते थे शीप, कैटल, गोट, डॉग, पिग, हॉर्स एक्सेट्रा. और वाइल्ड एनिमल्स में हमें ब्लैक बक, एंटेलोप, नीलगाय, बारहसिंगा, सांभर, चीता, जंगली भैंस और वन हॉर्न राइनो ये सब देखने को मिलते हैं. फिश बोन्स, वाटरफॉल, टर्टल, रॉडेंट्स, इनके भी स्केलेटल हमें देखने को मिलते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं हाउसेस एंड हैबिटेशंस की. कैलकुलेटिव कल्चर्स जो थे ये रूरल सेटलमेंट्स मानी जाती थी उस टाइम की, क्योंकि जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें अर्बन क्रेट्स देखने को मिलते थे. तो पैरेलली जो ये कैलकुलेटिव कल्चर्स चल रहे थे ये रूरल सेटलमेंट्स मानी जाती थी. द पीपल लिव रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर हाउसेज विद मड वॉल एंड थैच रूफ्स. जो हाउसेज होते थे वो कच्चे घर होते थे रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर शेप में, जिन पे थैच्ड रूफ्स होती थी, मतलब कि झोपड़ी नुमा छतें होती थी. मोस्ट ऑफ द हाउसेज वर सिंगल रूम बट सम हैड 2-3 रूम्स. ज़्यादातर घर जो होते थे वो सिंगल रूम होते थे, बट कुछ कुछ घरों में 2 या 3 कमरे होते थे. द फ्लोर्स वर मेड ऑफ बर्न्ड क्ले और क्ले मिक्स विद रिवर ग्रेवल्स. कच्ची मिट्टी से जो है फ्लोर्स बनाए जाते थे. और 200 साइट्स ऐसी मिली हैं जोरवे कल्चर जो महाराष्ट्र में था, जहाँ पे
ये इस तरह के घर देखने को मिले हैं। और जो सेटलमेंट्स थी इनाम गाँव में, वो हमें बताती हैं कि वहाँ पे थोड़ी बहुत प्लानिंग जो थी सेटलमेंट में वो की गई थी। सो बच्चों, अब हम एक बार इसको रिकैपिचुलेट कर लेंगे चैप्टर को, कि इस चैप्टर में हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या पढ़ा है। ठीक है। द हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज द फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये हमने जान चुके हैं कि पहली अर्बन सिविलाइजेशन जो थी वो ये थी हड़प्पन सिविलाइजेशन। आर्कोलॉजिकल डिस्कवरी से ये पता चला है कि कल्चर जो है वो रूरल कम्युनिटी से इवॉल्व होके हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्हुदारो, कालीबंगन, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी और धोलावीरा, ये सब इम्पॉर्टेंट साइट्स थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो ये रूरल से अर्बन की तरफ इन्होंने ग्रो किया। वेल प्लान टाउन्स इस हड़प्पन सेंटर्स में हमें देखने को मिले। दीज टाउन्स वर कैरेक्टर बाई 2 ब्रॉड डिविजन्स। 2 ब्रॉड डिवीजन में इनके जो टाउन्स थे वो कैरेक्टराइज थे। एक तो था जो हायर माउंट पे होता था सिटाडेल, और एक था जो लोअर टाउन होता था। बर्न ब्रिक हाउसेस हमें देखने को मिलते थे। गुड ड्रेनेज सिस्टम था इनके टाउन्स में। मेजर बिल्डिंग्स थी हड़प्पन टाउन में, जैसे कि ग्रेट बाथ हमने देखा, ग्रीनरी देखी हड़प्पा में, डॉकयार्ड देखा लोथल में। हड़प्पन जो थे वो प्रैक्टिस करते थे एग्रीकल्चर, पैस्टोरलिज्म भी होता था, और जो स्किल्ड क्राफ्टमैन थे वो कॉपर और अदर मेटल्स पे, स्टोन टूल्स पे वर्क करते थे। ये कॉमन यूज़ की चीज़ें थी उनकी। बीड्स, टेराकोटा फिगराइंस, पॉटरीज, सील्स भी ये इन्होंने प्रोड्यूस की। काफ़ी सारी सील्स हमें देखने को मिलती हैं। हमें ये भी पता चला है कि हड़प्पन जो थे काफ़ी लिटरेट थे। काफ़ी तरह के साइंस, अभी तक इनकी स्क्रिप्ट हम डिसिफर नहीं कर पाए हैं, बट हमें ये पता है इसमें 400 तरह के साइंस इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। काफ़ी सारे उनके कमर्शियल लिंक्स थे मेसोपोटामियन सिटीज़ से। ओमान और बहरीन के थ्रू जो पर्शियन गल्फ में वो ट्रेड करते थे। जो मर्चेंट्स थे वो वेरियस कमोडिटीज़ का इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे। हड़प्पन सोसाइटी जो थी एक मैट्रियार्कल सोसाइटी थी नेचर में, जहाँ पे फीमेल डोमिनेंस था। पीपल जो थे वो डिफरेंट प्रोफेशंस फॉलो करते थे। प्रीस्ट, फिजिशियंस, वॉरियर, पेजेंट्स, ट्रेडर्स, आर्टिशंस एक्सेट्रा। और जो हड़प्पन्स थे वो सिंपल क्लोथ्स पहनते थे कॉटन और वूल के, और उनको अपने आप को डेकोरेट करने का बहुत शौक़ था। और इसके हमें काफ़ी सारे एविडेंस मिले हैं। जो हड़प्पन्स थे वो मदर गॉडेस, पशुपति, गॉड और ट्रीज़ और एनिमल्स को पूछते थे। डिफरेंट काइंड की बरियल प्रैक्टिसेस थी उनकी, और रिचुअल्स भी थे। हड़प्पन जो थे वो लिटरेट लोग थे। इनकी स्क्रिप्ट जो है आइडियोग्राम्स में लिखी गई है। हालांकि हम इनकी स्क्रिप्ट को डेसिफर्ड नहीं कर पाए हैं, बट एक बार जब वो डेसिफर्ड हो जाएगी तो हम और जान पाएंगे हड़प्पन कल्चर के बारे में। स्कॉलर जो हैं वो बताते हैं कि नेचुरल कैलामिटीज़, सूखा पड़ने की वजह से, भूकंप की वजह से और बाढ़ वगैरह की वजह से और आर्यन इन्वेजन की वजह से जो है इस कल्चर का डिक्लाइन हुआ है। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये भी बताते हैं कि जो सिविलाइजेशन है ये एकदम ऑल ऑफ सडन नहीं ख़त्म हो गई, बट एक ग्रेजुअल डिक्लाइन इस सिविलाइजेशन का हुआ था। इसी के साथ हमने अभी देखा जो नॉन हड़प्पन कैलकोलिथिक कल्चर साथ साथ फ्लरिश हो रहे थे, हमने उनके बारे में पढ़ा कि क्या रीजनल वेरिएशंस थी, क्या सिमिलैरिटीज़ थी उनमें। स्टोन और कॉपर का वहाँ पे यूज़ होता था। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो था साइट्स का, हायरार्की जो थी सेटलमेंट्स की, वो सब हमने अभी रिसेंटली पढ़ा है। इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी देखने को मिलती है कि जो कैलकोलिथिक कल्चर थे, जो हड़प्पन कल्चर के बाहर ग्रो कर रहे थे, फ्लरिश कर रहे थे, उनमें हमें कोई भी हड़प्पन ट्रेड जो थी अर्बैनिटी की, प्रॉस्पेरिटी की, वो देखने को नहीं मिलती हैं। वो रूरल सेटलमेंट्स में ही बढ़ रहे थे और नॉन अर्बन कल्चर थे प्योरली, जहाँ पे पॉटरी होती थी, स्टोन और कॉपर के टूल्स यूज़ होते थे, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी और मड हाउसेस हमें देखने को मिलते थे। सो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। सब बच्चे दोनों पार्ट्स को अच्छे से समझेंगे। अगर आपने एक बार ये दोनों पार्ट समझ लिए तो आपको इस चैप्टर में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खुद ही इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे वो आप सॉल्व कर पाओगे। सो आप इस चैप्टर को, दोनों पार्ट्स को इस चैप्टर के अच्छे से समझो और कुछ ही टाइम में मैं चैप्टर 4 जो है अपलोड करूँगी। तब तक के लिए गुड बाय।